विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बात कर रहे हैं प्रथम वर्ष का जो आपका माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका यूनिट फर्स्ट उसका हम 7वां वीडियो लेक्चर देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले चरक और सुश्रुत के समय की रसायन परंपरा, ट्रेडिशंस ऑफ केमिकल्स इन टाइम ऑफ चरक एंड सुश्रुत। तो विद्यार्थियों ये हमारा 7वां वीडियो लेक्चर है यूनिट फर्स्ट का और यदि आप जो इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे समझेंगे या हम डिस्कस करेंगे उसके यदि आप नोट्स के जरिए अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो मात्र 51 रुपए में स्पीड लर्न आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी लिंक दे रखी वहां से भी आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और मात्र 51 रुपीज पे करके एक साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में पांचों यूनिट यानी माइनर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी पांचों यूनिट के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। तो बात करते हैं हम लोग चरक और सुश्रुत के समय की रसायन परंपरा के बारे में। चरक और सुश्रुत के समय की रसायन परंपरा प्राचीन भारतीय चिकित्सा और रसायन विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर था यानी कि उसका एक अध्याय रहा है। प्राचीन भारत में चरक और सुश्रुत का काल भारतीय रसायन शास्त्र के स्वर्णिम युग की शुरुआत माना जाता है। यानी हम देखें कि इंडिया के अंदर भारत के अंदर केमिस्ट्री का यदि गोल्डन एरा या गोल्डन पीरियड यदि किसी को कहा जाता है तो वो है चरक और सुश्रुत के समय की रसायन परंपरा। यदि हम आगे चलें तो उस समय केमिस्ट्री स्वतंत्र विषय होने के बजाय मुख्य रूप से आयुर्वेदा और मेटलर्जी से जुड़ा हुआ एक विषय माना जाता था यानी कि एक फ्रीडम सब्जेक्ट नहीं था जैसे वर्तमान में हम इसको एक फ्री सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। पहले ये आयुर्वेदा और मेटलर्जी के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया था। यह परंपरा केवल धातु या रसायनों तक सीमित नहीं थी बल्कि दीर्घायु, स्वास्थ्य, बुद्धि, बल और रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास से भी जुड़ी हुई थी। तो केमिस्ट्री का अर्थ है, केमिस्ट्री का मीनिंग अब ये नहीं निकालेंगे कि केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल का स्टडी होती है बल्कि केमिस्ट्री के अंदर उस काल में केमिस्ट्री का सीधा सा अर्थ है वह चीज या वह वस्तु या वह सामग्री जो आयु बढ़ा सके, किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं, बुद्धि, बल और रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सके। बात करते चरक के समय की रसायन परंपरा, द अल्केमी ट्रेडिशन ऑफ द चरक टाइम्स। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विशारद के रूप में विख्यात है। वे कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। याद रखिएगा कौन थे, तो कुषाण राज्य के राज्य वैद्य के रूप में उन्हें जाना जाता है। आयुर्वेदिक चरक संहिता के महान ग्रंथकर्ता आचार्य चरक को विशुद्ध नामक ऋषि के पुत्र तथा अनंत संज्ञक नामक नाग का अवतार माना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा कि वो किसके पुत्र थे, तो वो विशुद्ध नामक ऋषि के पुत्र थे और उन्हें नाग का अवतार माना जाता रहा है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। याद रखिएगा चरक ने जो आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना करी है उसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं। इसमें रोग नाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख मिलता है किसके अंदर, चरक संहिता में, तथा गोल्ड, सिल्वर, आयरन और मरकरी आदि धातुओं के भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। उपलब्ध आयुर्वेदिक संहिताओं में चरक संहिता एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। जो वर्तमान में इंडिया का जो आयुर्वेदिक सिस्टम है या पूरे वर्ल्ड का जो आयुर्वेदिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं चरक संहिता के ऊपर आधारित है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें चिकित्सा विज्ञान के मौलिक तत्वों को जितना उत्तम विवेचना दिया गया है उतना संभवतः और कहीं हमें प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन भारत में आचार्य चरक का काल लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। आयुर्वेदिक और रसायन विज्ञान के संगम का एक महत्वपूर्ण जो पीरियड था वो माना जाता है। चरक संहिता में रसायन शब्द का प्रयोग केवल रसायनों के मिश्रण के लिए नहीं हुआ है बल्कि कायाकल्प और दीर्घायु प्राप्त करने वाली चिकित्सा पद्धति के रूप में भी किया गया है। आगे देखिए चरक के समय रसायन परंपरा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही थी। तो सबसे पहले रसायन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रसायन, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री यानी कायाकल्प यानी रिजुएशंस। चरक के अनुसार रसायन वह चिकित्सा है जो शरीर की धातुओं को उत्तम बनाती है और उन्हें रसायनों के लाभ को इस प्रकार वर्णित किया है जैसे दीर्घायु, जीवन की अवधि बढ़ाने वाला, स्मृति और मेधा
याददाश्त और बुद्धि का विकास करने वाला, आरोग्य, रोगों से मुक्ति देने वाला, प्रभा और वर्ण, त्वचा की चमक और रंग में सुधार करने वाला। प्रमुख औषधीय प्रयोग क्या थे? तो चरक के काल में रसायनों की दो श्रेणियों में बांटा गया था। कौन कौन सी? पहली थी इंडोर ट्रीटमेंट और दूसरा होता है आउटडोर ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले इंडोर ट्रीटमेंट्स क्या होता है? कुट प्रवेशिका जिसे बोलते हो, दूसरी होती है वात प्रवेशिका। कुट प्रवेशिका का अर्थ ये हो गया था कि एक विशेष कुटिया में रहकर कठोर नियमों के साथ लिया जाने वाला कायाकल्प उपचार। यानी जंगलों में रहा जाता था, एक कुटिया में बनकर रहा जाता था और उसमें मिट्टी हो गया, उसमें पत्तियां हो गई, उसमें जल हो गया, है ना, इनका ट्रीटमेंट लिया जाता था। दूसरा जो है वात तपिक जो बोलते हैं उसको, सामान्य जीवन जीते हुए हवा और धूप के संपर्क में रहते हुए जीवन जीने वाला उपचार, जैसे हम लोग करते हैं, हमारा जीवन जीते हैं वैसे। मेजर मेडिसिन क्या थी? तो आंवला सबसे बड़ी मेडिसिन मानी जाती है, किसकी? चरक संहिता की। इसे सर्वश्रेष्ठ रसायन माना गया है। हरतिका रोगों से दूर करने वाली जिसे माना जाता है। च्यवनप्राश, इसका वर्णन चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में मिलता है, जिसे च्यवन ऋषि को युवा बनाने के लिए बनाया गया था। किसको बनाया गया? तो च्यवन ऋषि थे, उसको युवा बनाने के लिए जिसकी डिस्कवरी हुई उसको बोलते हैं च्यवनप्राश। वर्तमान में भी हम लोग उसका सेवन करते हैं। धातुओं और खनिजों का उपयोग, यूज ऑफ मेटल एंड मिनरल्स। चरक के समय तक रसायनों में केवल जड़ी बूटियां ही नहीं बल्कि धातुओं का प्रयोग भी शुरू हो चुका था। यद्यपि पारा का उपयोग बाद के युग में अधिक विकसित हुआ, लेकिन चरक ने निम्नलिखित उल्लेख मिलते हैं। सबसे पहले अयस्कृति, लोहे को महीन चूर्ण बनाकर औषधि रूप में प्रयोग करना। दूसरा स्वर्ण, गोल्ड और सिल्वर, इसका उपयोग विशेष बल वर्धक दवाओं में किया जाता है। शिलाजीत, चरक ने इसे पत्थरों का रस कहा है और इसे सभी रोगों के लिए प्रभावी माना जाता है। आचार रसायन, चरक की रसायन परंपरा की सबसे अनूठी विशेषता थी। चरक का मानना था कि केवल दवाएं खाने से शरीर स्वस्थ नहीं होता है, उन्हें आचार रसायन पर जोर दिया जिसमें मानसिक और नैतिक शुद्धता भी शामिल है। हम कोई मेडिसिन लेंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे, ये नहीं है। हमें हमारी जो फिजिकल और मेंटली हेल्थ है उसको भी मेंटेन करना होता था। ये बात किसने कही थी? वर्षों पूर्व चरक ने कही थी। सत्य बोलना यानी सत्यार्थवादी। अगला, क्रोध ना करना, अक्रोधी, मतलब यदि ये करेक्टर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उसके बाद अहिंसा का पालन करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना और परोपकार की भावना हमारे मन में रखना। ये सभी पॉइंट्स क्या करते हैं? आपको एक स्वस्थ व्यक्ति बनाते। ये बात चरक ने कही थी। निर्माण विधियां, उस समय रसायनों को शुद्ध करने के लिए कई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता था, जैसे भावना, जड़ी बूटियों के रस में चूर्ण को भिगोकर सुखाना। मर्दन, औषधियों को खरल में घिसकर बारीक पीसना। फूटा पाक, मिट्टी के बर्तनों को बंद करके आग पर पकाना। चरक संहिता में वर्णित च्यवनप्राश और शिलाजीत प्राचीन भारतीय रसायन विज्ञान के दो महत्वपूर्ण एक कॉलम है, यानी कि स्तंभ है। ये केवल दवाएं नहीं बल्कि शरीर की कोशिकाओं को पुनरुद्धार के वैज्ञानिक फार्मूले हैं। च्यवनप्राश की बात करें तो इसका नाम च्यवन ऋषि के नाम पर रखा गया था। ग्रंथ के अनुसार अश्विनी कुमारों ने वृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः युवा बनाने के लिए इस रसायन का फॉर्मेशन किया था, यानी कि निर्माण किया था। मुख्य घटक उसके क्या होते हैं? तो इसमें लगभग 50 औषधियां होती थी, आजकल तो 8-10 ही मिलाते हैं, उस दौरान 50 औषधियां थी, जिसमें आंवला मुख्य आधार था। इसके अलावा दशमूला, गिलोय, ब्रह्मी और केसर जैसे तत्व भी शामिल होते थे। वैज्ञानिक आधार, आंवला विटामिन सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत है। पकाने और अन्य औषधियों के साथ मिश्रण करने के बाद भी इसके एंटीऑक्सीडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो कम नहीं होती हैं। बेनिफिट्स, फुफ्फुस स्वास्थ्य, यह फेफड़े को शक्ति देता है, खांसी और अस्थमा में सहायक रहता है। स्मृति और एकाग्रता, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देता है। पाचन, जठराग्नि को संतुलित करने का काम करता है। शिलाजीत का क्या काम है? तो चरक ने शिलाजीत के बारे में कहा है कि स्वस्ति न रोगो बहु साध्य रूप शिलाजितु यनम जेते प्रसय, अर्थात पृथ्वी पर ऐसा कोई साध्य रोग नहीं है जिसे शिलाजीत नष्ट न कर सके। यह स्टेटमेंट किसका है? तो स्टेटमेंट चरक का है। उत्पत्ति, यह पहाड़ों की चट्टानों से निकलने वाला एक गाढ़ा गोंद जैसा पदार्थ होता है, जिसे वर्तमान में पत्थरों का पसीना भी कहा जाता है। चरक के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों में तप जाने पर धातुएं, स्वर्ण, रजत आदि को जो सत्व निकलता है वही शिलाजीत कहा जाता है। प्रकार, चरक के इसके 4 प्रकार बताए गए। स्वर्ण शिलाजीत जो लाल रंग का होता है, रजत शिलाजीत जो सफेद रंग का होता है, ताम्र शिलाजीत जो मयूर के कंठ जैसा नीला होता है, और लोह शिलाजीत जो काले रंग का होता है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लाभ और प्रयोग, मधुमेह, शर्करा के स्तर को कंट्रोल करने में सहायक होता है।
शक्तिवर्धक, यह शरीर के सूक्ष्म सूक्ष्म नसों को साफ करता है। एनर्जी बूस्टर, खास बात तो एनर्जी बूस्टर। उसके बाद पुनर्स्थापना, यह बुढ़ापे के लक्षणों को कम करता है। तो आप भी शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। रसायन निर्माण की विशिष्ट प्रक्रिया की भावना की बात करें, रसायन विज्ञान की विशेष प्रक्रिया जिसे हम भावना कहते हैं। चरक के समय रसायनों की शक्ति बढ़ाने के लिए भावना प्रक्रिया अपनाई जाती थी। इसमें किसी चूर्ण को उसी औषधि के स्वरस में भिगोकर बार बार सुखाया जाता था। उदाहरण के लिए आंवला चूर्ण को आंवला के रस में 21 बार भिगोकर सुखाने पर उसकी शक्ति कई गुना या 100 गुना तक बढ़ जाती थी। सावधानी और नियम, चरक के अनुसार रसायनों का लाभ तभी मिलता है जब शरीर शुद्ध हो, इसलिए रसायन सेवन से पहले वमन या विरेचन द्वारा शरीर की शुद्ध करने की सलाह दी जाती है। तो विद्यार्थियों, अभी तक हम बात कर रहे थे चरक के बारे में, अब हम बात करेंगे सुश्रुत के बारे में। तो सुश्रुत के समय के रसायन परंपरा को हम आगे इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जिस समय एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। मैंने आपको पहले भी बताया, यदि आप ये जो स्क्रीन पर चल रहा है, इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, सिर्फ मैं हिंदी लैंग्वेज से ही आपको समझा रहा हूं क्योंकि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में भी नीचे लिखा हुआ है, एक सेंटेंस हिंदी का एक सेंटेंस इंग्लिश का चल रहा है। तो यदि आप इसके नोट्स के द्वारा अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, ये जो स्क्रीन पर चल रहा है उसके द्वारा, तो आप प्ले स्टोर में जाइए, स्पीड लर्न एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते, मात्र 51 रुपए पेड करके। और वैसे यहाँ पर यूट्यूब पे नोट्स वीडियो फ्री में अवेलेबल है। आचार्य चरक जहां काया चिकित्सा के विशेषज्ञ थे, वहीं आचार्य सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक माना जाता है। याद रखना इसको सुश्रुत को। सुश्रुत के समय के रसायन परंपरा चरक से थोड़ी भिन्न और अधिक व्यावहारिक थी। सुश्रुत संहिता में रसायन का वर्णन मुख्य रूप से चिकित्सा स्थान के 27वें व 30वें अध्याय में मिलता है। देखिएगा कौन से अध्याय में, 27वें व 30वें अध्याय में। सुश्रुत के अनुसार रसायन का उद्योग, द पर्पस ऑफ द रसायन अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत ने रसायन को केवल उम्र बढ़ाने तक ही मित नहीं रखा, बल्कि इसे शल्य क्रिया के बाद शरीर में पुनर्जीवित करने के और घावों को जल्दी भरने के माध्यम से भी देखा। उनके अनुसार इसे मुख्य लाभ क्या थे? वय स्थान, आयु को स्थिर करना, सुश्रुत की बात कर रहा हूं मैं। आयुष, काम्य, जीवन को बढ़ाना, मेघा जनन, बुद्धि और याददाश्त में सुधार करना, व्यधि क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को डेवलप करना, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। रसायनों का वर्गीकरण, सुश्रुत ने रसायनों को उपयोग के उद्देश्य के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में बांटा। पहला, काम्य रसायन। काम्य रसायन क्या होता है? यानी प्रोमेटिव। स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ और बेहतर बनाने के लिए 3 प्रकार के होते हैं काम्य रसायन। कौन कौन से? पहला, प्राण काम्य, लंबी आयु के लिए। मेघा काम्य, हमारी बुद्धि बढ़ाने के लिए। और श्री काम्य, शरीर की चमक और सुंदरता बढ़ाने के लिए। अब देखो, सुश्रुत ने कितने समय पहले बातें बता दी थी, और वर्तमान का पूरा जो मेडिकल साइंस है वो कहीं ना सुश्रुत के ऊपर डेवलप है। और जो सर्जरी है ना, वो उन्होंने बता दी थी उस दौरान, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले बता दिया था। नैमित्तिक रसायन, किसी विशेष रोग जिसे कुष्ठ या प्रमेह को दूर करने के लिए दी जाने वाली औषधि, सेकंड टाइप की। अब सुश्रुत काल की विशिष्ट औषधियां क्या थी? चरक ने जहां आंवला और हरड़ पर जोर दिया, सुश्रुत ने कुछ दुर्लभ और शक्तिशाली औषधियों के विस्तार का वर्णन किया। सबसे पहले बात करें उन्होंने सोम के बारे में। सोम, सुश्रुत ने 24 प्रकार के सोम वनस्पतियों का वर्णन किया, जिन्हें रसायनों का राजा माना जाता है। 24 प्रकार के सोम को, इसके सेवन से विधि अत्यंत कठिन और विशिष्ट थी। तूरक, कुष्ठ रोग और त्वचा रोगों के लिए इसे एक शक्तिशाली रसायन माना जाता है। बल्लातक, कफ रोगों और अर्थ के लिए इसका रसायन रूप में प्रयोग किया जाता था। विडंग, कृमिनाशक और शरीर को शुद्ध करने वाले रसायनों के रूप में प्रसिद्ध था। आहार रसायन, सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे, इसलिए उन्होंने दवाओं के साथ साथ आहार को भी रसायन माना। उन्होंने दूध, घी और शहद के उचित संयोजन को शरीर की धातुओं को पुष्ट करने वाला सबसे सरल रसायन बताया। सुश्रुत की विशेष पद्धति तेल द्रोणी, ऑयल बैच। सुश्रुत के कायाकल्प के लिए तेल द्रोणी यानी ऑयल बेच या ऑयल टब का उल्लेख मिलता है। रोगों या स्वस्थ व्यक्ति को विशिष्ट औषधि तेलों से भरे एक द्रोण या टब में लिटाया जाता था, जिससे शरीर की त्वचा और रोम छिद्रों के माध्यम से
रसायनों का अवशोषण होता था, यानी उनकी स्किन क्या करती थी, उस तेल के माध्यम से जो केमिकल्स होते थे वो स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब होते थे। यहां आजकल इसे पंचकर्म सिस्टम या स्पा आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर भी इसी तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। चरक और सुश्रुत काल में रसायन परंपरा का हम एक यहाँ पर चार्ट देख रहे ग्रंथ, चरक ने चरक संहिता दी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता दी। काल कौन सा था? चरक का था ईसा पूर्व का 1 और 2 शताब्दी, सुश्रुत का ईसा पूर्व की 6वीं और 5वीं शताब्दी। रसायनों की अवधारणा दीर्घायु, मेगा, बल, ओज और वृद्धि। इनका था शल्योपचार, पुनरुत्थान और घाव चिकित्सा। रसायन के प्रकार थे कुट, प्रवेशिका और वातपिका। औषधि एवं शल्य सहायकता थी। प्रमुख द्रव्य अम्लिका, हर्तिका, ब्राह्मी और गुड़ची। स्वर्ण, रजत, लोह और गंधक। धातु प्रयोग क्या थे? तो अत्यंत सीमित थे, प्रारंभिक और नियंत्रित थे। रसायनों का स्वरूप वनस्पति प्रधान थे, वनस्पति प्लस खनिज थे। तो चरक ने तो सिर्फ वनस्पति की बात करी और सुश्रुत ने वनस्पतियों को साथ में मिनरल्स को भी जोड़ दिया। वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो पोषण एवं रोग निवारण थी और पुनरुत्थान एवं ऊतक निर्माण में थी। ऐतिहासिक मत आयुर्वेदिक रसायन की आधारशिला रखी जाती है चरक संहिता से, और सुश्रुत संहिता से रस शास्त्र की दिशा में पहला चरण माना जाता है। तो विद्यार्थियों ये हम पढ़ रहे थे चरक और सुश्रुत के बारे में। इसके बाद में अगला जो हमारा 8वां पार्ट आएगा उसमें बात करेंगे सांख्य पतंजलि की प्रणाली के बारे में। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।